नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण दुबे। 11 मार्च 2026 को हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी मतलब सम्मानजनक इच्छा मृत्यु इस मुद्दे पर एक अहम वर्डिक्ट दिया और इस वर्डिक्ट के थ्रू हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया की इजाज़त मिल गई। हरीश राणा कौन है? हरीश राणा एक 32 वर्षीय युवक हैं जो साल 2013 में बीटेक करते हुए अपने पीजी में, जिस पीजी में वे रहते थे, उसकी चौथी फ्लोर से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उस एक्सीडेंट के बाद वे कभी रिकवर नहीं हो पाए और तब से अब तक वो अनकॉन्शियस ही हैं। इसे कहा गया परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। मेडिकली ये एक टर्म है PVS। हालांकि PVS को अब एक नई टर्म से रिप्लेस कर दिया गया है, मोर डिग्निफाइड टर्म से रिप्लेस किया गया है, UWS अनरेस्पॉन्सिव वेकफुलनेस सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती। पेशेंट की ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, पेशेंट अपनी आंखें खोल सकता है, बंद कर सकता है, इवन उसका स्लीप वेक साइकिल भी नॉर्मल रहता है। लेकिन पेशेंट फूड को निगल नहीं सकता, पेशेंट पानी पी नहीं सकता। तो न्यूट्रिशन के लिए पेशेंट की बॉडी में एक सर्जिकली पैक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और इस पैक ट्यूब के थ्रू पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। और इस CANH पर ही हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से जिंदा है और हरीश राणा के माता पिता पिछले 13 वर्षों से लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं, लगातार उनके मेडिकल एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत लगभग ख़त्म हो गई और बढ़ती उम्र, आर्थिक तंगी और इनक्योरेबल स्टेट को देखते हुए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट उनके फेवर में दिया और उन्हें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी। अब ये परमिशन से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि क्या आदमी को मरने का अधिकार नहीं है? देखिए, आदमी को मरने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार गरिमा के साथ है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। हरीश राणा का ये केस पहला केस नहीं है और पहली बार ये कानून नहीं बनाया गया। ये कानून तो सन 2011 में ही बन गया था, जब पिंकी वीरानी नाम की सोशल एक्टिविस्ट ने अरुणा शानबाग के लिए पैसिव यूथेनेसिया की कोर्ट से डिमांड की थी। अरुणा शानबाग कौन है? अरुणा शानबाग मुंबई के किंग्स एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स थी और वे एक रेप विक्टिम थी। उस ब्रूटल केस के बाद, उस ब्रूटल एक्सीडेंट के बाद वो कभी कॉन्शियस नहीं हुई, हमेशा अनकॉन्शियस रही और वही PVS में रही। जो हरीश राणा की स्टेटस था वही उनका भी स्टेटस था और उसमें वो लगभग 40-42 वर्षों तक रही। तो पिंकी वीरानी ने कोर्ट से डिमांड की कि अरुणा शानबाग को पैसिव यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट फाइनल डिसीजन पे पहुंचा और कोर्ट ने हमारे देश में पहली बार इच्छा मृत्यु को लीगलाइज कर दिया। हालांकि इस डिसीजन के बाद भी, इस कानून के बनने के बाद भी अरुणा शानबाग को पैसिव यूथेनेसिया की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि इसमें क्लॉज है। क्लॉज ये है, कोर्ट ने ये कहा कि जिस पेशेंट को ये परमिशन दी जानी है, उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है, जो सबसे करीबी है, वो जब तक परमिशन नहीं देगा, पेशेंट को हम पैसिव यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं देंगे। और अरुणा शानबाग जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, उसी हॉस्पिटल में वे एडमिट रहीं थ्रू आउट द रिमेनिंग लाइफ और उस हॉस्पिटल की नर्सेज ने उनकी सेवा की। तो जब कोर्ट ने उन नर्सेज से पूछा कि क्या आप परमिशन देती हैं, आप इनकी सार संभाल कर रही हैं, देखभाल कर रही हैं, तो नर्सेज ने मना कर दिया और कहा कि ये हमारी बेटी जैसी है और ये जब तक जिंदा रहेंगी हम इनकी सेवा करेंगे। उस आधार पे कोर्ट ने अरुणा शानबाग को पैसिव यूथेनेसिया डिनाई कर दिया। लेकिन ये उस वक्त कानून बन चुका था। हालांकि इस कानून में बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे हॉस्पिटल बोर्ड, वहाँ से NOC मिलना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोर्ड बनेगा, मेडिकल बोर्ड,
उनसे एनओसी लेना और फिर किसी मजिस्ट्रेट का फिजिकली पेशेंट को विजिट करना और फिर उसकी परमिशन लेना। तो ये बहुत सारी कागजी कार्रवाइयों में उलझा हुआ एक प्रोसेस था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस हियरिंग में इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को कम किया, इस प्रोसेस को ईजी बनाया और 11 मार्च 2026 को रीसेंट हरीश राणा के केस में उनके पेरेंट्स को पैसिव यूथेनेसिया की परमिशन दी गई। अब बात करते हैं कि क्या पैसिव यूथेनेसिया हमारे देश के अलावा कहीं और भी देशों में लीगल है? तो दोस्तों, हमारे देश से पहले लगभग 10 देशों में यूथेनेसिया एक लीगल प्रोसेस है। नीदरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वेडोर, न्यूजीलैंड, ये बहुत सारे ऐसे 10 देश हैं और हमारा देश 11वां देश है जहां पर यूथेनेसिया को लीगलाइज किया गया है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि यूथेनेसिया को लीगलाइज करना एक स्वागत योग्य स्टेप है, क्योंकि देश में, दुनिया में सैकड़ों या हज़ारों हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेडिकली क्रिटिकल स्टेट में हैं, अनकॉन्शियस हैं सालों से। उनकी देखभाल करने वाला या तो कोई नहीं है या जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो सालों से उनकी देखभाल कर रहे हैं और उस देखभाल करने में, मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने में वो इकोनॉमिकली वीक हो चुके हैं। तो ऐसे केस में मेरा मानना है कि यूथेनेसिया इज़ वैलिड। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए आपका क्या विचार है। ये जो वर्डिक्ट है यूथेनेसिया का, इच्छा मृत्यु का, जो सरकार ने, जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया है, क्या वो सही है? इसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा, यूथेनेसिया कितने टाइप का होता है? एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया, ये शब्द मैंने बार बार इस्तेमाल किया है। पैसिव यूथेनेसिया में पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो फूड दिया जा रहा है, उसको रोक दिया जाता है और स्लोली पेशेंट की डेथ हो जाती है। एक्टिव यूथेनेसिया में पेशेंट को एक लीथल ड्रग डोज दी जाती है और उस लीथल ड्रग डोज के इफ़ेक्ट से उसकी मृत्यु होती है, जो हमारे देश में इलीगल है। हमारे देश में पैसिव यूथेनेसिया लीगल है।